स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 31 कर रहे हैं। इसमें देखो, आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए, वाष्प दाब वेपर प्रेशर को हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो पात्र बनाए हैं। एक कंटेनर कैसा है, खुला है, दूसरा कंटेनर कैसा, बंद है। ये खुला पात्र है और ये बंद पात्र है। खुले पात्र में जब हम किसी द्रव लिक्विड को लेते हैं तो वाष्पन की क्रिया, वेपोराइजेशन की फिनोमिनन अनिश्चित समय तक, अनिश्चित काल तक होती रहती है। इसका कारण क्या है कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, द्रव के सतह के जो अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि ये अणु सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को स्केप कर एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं। ये वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। देखो, जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराणुक बल है, वो केवल नीचे की तरफ लगता है। सतह के अणुओं पर अंतराणुक बल केवल नीचे की तरफ ही लगता है। नीचे के ही मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को खींचते रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। और जो बल्क मॉलिक्यूल्स है, बीच के अणु हैं, वे क्या होते हैं, चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं। जो यहाँ के अणु हैं वे चारों तरफ से दूसरे अन्य अणुओं से घिरे होते हैं। तो यहाँ इधर का अणु, हर तरफ के अणु इस मॉलिक्यूल्स को, इस अणु को खींचते रहेंगे। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं और सतह के अणुओं की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आसानी से स्केप करते रहते हैं और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है। वह ज्यादा है तभी तो नीचे से संघर्ष करके ऊपर आ गए हैं। सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है, इसीलिए वो आसानी से स्केप करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये वेपोराइजेशन चलता रहता है। लेकिन अगर हम कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, बर्तन को बंद कर देते हैं, अब सतह के अणु वाष्प के रूप में वेपर के फॉर्म में जाते हैं। लेकिन यहाँ उपलब्ध स्थान बहुत कम है, यहाँ अवेलेबल स्पेस बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ से टकराने के बाद वापस द्रव में विलीन हो जाते हैं, फिर से द्रव में मिल जाते हैं। तो एक तरफ से क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया, वेपोराइजेशन की फिनोमिनन, और दूसरी तरफ से क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन की फिनोमिनन। यानी वाष्प किसमें बदल जा रही है, द्रव में, और इधर द्रव किसमें बदल रही है, वाष्प में। तो एक तरफ से द्रव वाष्प में और दूसरी तरफ से वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रही है। एक तरफ से वाष्पन, वेपोराइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ से कंडेंसेशन हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक निश्चित ताप पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वाष्पन की दर और संघनन की दर, दोनों दर बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर जब वाष्पन की दर और संघनन की दर, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगी, तो उसे कहा जाएगा स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर गतिक साम्य स्थापित हो जाएगा। जब गतिक साम्य स्थापित होगा तो द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की दर और वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की दर, दोनों दर बराबर हो जाएगी। जितने तेजी से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उतने तेजी से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये कब होगा, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्रिएट होगा, एस्टैब्लिश होगा। तो अब जितना प्रेशर लिक्विड के ऊपर, वेपर का जितना प्रेशर पड़ेगा, उसी को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। जब स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, तो वेपर के द्वारा लिक्विड के ऊपर जितना दाब पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, उसी को कहेंगे इस लिक्विड का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्ट by vapor of liquid on the liquid. The pressure exerted or produced by vapor of liquid in the state of dynamic equilibrium at a particular temperature is called as vapor pressure of the liquid at that temperature. यानी किसी निश्चित ताप पर
गतिक साम्य की अवस्था में द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जब वेपर लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालती है तो उस वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाएगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किसके बीच में, रेट यानी दर के बीच में और समय टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है। यहाँ पर क्या है कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की दर बहुत कम है, संघनन हो ही नहीं रहा है। संघनन कब नहीं होगा, जब वेपर नहीं बनी। पहले क्या है, इवापोरेशन होगा ना, वेपोराइजेशन होगा। तो पहले तुरंत तो कंडेंसेशन, संघनन होने नहीं लगेगा। तो कंडेंसेशन बहुत कम है और वेपोराइजेशन, इवापोरेशन बहुत ज्यादा है। एक जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो वेपोराइजेशन की फिनोमिनन रुक जाएगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, एक टाइम पर वो कांस्टेंट हो जाएगी। पहले रेट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा था और कंडेंसेशन की दर, रेट ऑफ कंडेंसेशन वाष्पन की दर बहुत कम थी, 0 थी, 0 मान लो। अब यहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो वेपोराइजेशन जहां तक हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इवापोरेशन, वाष्पीकरण कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ने लगा, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जिस बिंदु पर वाष्पीकरण की क्रिया और संघनन की क्रिया की दर दोनों बराबर हो जाएगी उसे कहेंगे गतिक साम्य की अवस्था, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पर जितना वेपर लिक्विड की सतह पर दबाव, प्रेशर डालते हैं उसी को कहते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वाष्प दाब को, किसी भी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले मुख्य तौर पे 3 कारक हैं। पहला क्या है, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है, ताप, ताप का प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इनको एक एक करके हम जाने, तो पहले हम जानेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए जो द्रव होता है अगर उसके अंतर अणुक बल अधिक है, किसी भी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो उस द्रव के अणुओं को अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। और जब द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है तो वाष्प बनने में टाइम लगता है, वाष्प कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी, वाष्प दाब भी कम होगा। तो जिन लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, मैं उनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हीट ऑफ, मैक्सिमम हीट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और उन्हें अलग करने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ती है और उनके वेपर बॉइलिंग पॉइंट तो अधिक होते हैं लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर अणु बल अगर अधिक होंगे तो द्रव का वाष्प दाब कम होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी अंतर अणु बल जितना अधिक होगा द्रव का क्वथनांक उतना ही अधिक होगा और द्रव का वाष्प दाब उतना ही कम होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो यहाँ पर हमने 3 द्रव, 3 लिक्विड ले रखा है। एक है डाइएथिल ईथर C2H5OC2H5, दूसरा है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल इसको कहते हैं C2H5OH, तीसरा है वाटर H2O। यहाँ देखिए जो डाइएथिल ईथर होता है इसके अणुओं के बीच में अंतर अणु बल बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है कि डाइएथिल ईथर के जो अणु होते हैं वो दुर्बल अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वीक टाइप का। तो इसके मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे क्योंकि यहाँ वीक
वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर, कम ताप पर ही यह क्या होगा, वोलाटाइल हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। डाइएथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस है, ये इतने टेम्परेचर पे ही क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा वोलाटाइल है, ज्यादा वाष्पशील है, किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल के तुलना में। एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, अंतराणु बल अधिक होते हैं इसके अणुओं के बीच में, इसीलिए इसके अणुओं को, इसके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा, अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। कितनी होती है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में चेंज होगा, तो देखना ये ज्यादा टेम्परेचर पे वेपोराइज हो रहा है, तो ये कम वोलाटाइल है, कम वोलाटाइल है तो ये कम वाष्प बनाएगा, कम वेपर बनाएगा, तो इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर भी कम होगा। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जल के एक अणु 4-4 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो इसके अणुओं के बीच में अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंध, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अंतर अणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अधिक होते हैं। इनके अणुओं को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए मैं अधिक से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है। कितना होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हमने क्या देखा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाष्प दाब और अंतराणु बल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अंतराणु बल जितना अधिक, द्रव का वाष्प दाब उतने ही अधिक होगा। तो ये चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो किसका इफेक्ट हम देखें, ये हमने देखा नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति किस प्रकार से वाष्प दाब को प्रभावित करती है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं ताप का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए किसी भी द्रव का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उस द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर का अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी ग्रेटर दैट हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर। तो ये नहीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ताप वाष्प दाब के समानुपाती होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो कि अगर हमने टेम्परेचर, द्रव का तापमान दोगुना कर दिया तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं कहेंगे। अब देखो किसी भी द्रव का अगर हम वाष्प दाब, वेपर प्रेशर के ऊपर ताप का इफेक्ट देखते हैं तो उसके लिए एक समीकरण दिया जाता है जिसे कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपर अपॉन 2.303 इंटू R, कैपिटल R, और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट में लिखा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यह इक्वेशन दिया था किसने, क्लॉसियस और कैलेप्रोन ने, ठीक है। किसके लिए, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर की क्वांटिटेटिवली इफेक्ट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिवली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ लिक्विड इज गिवन बाय क्लॉसियस-कैलेप्रोन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर P1 और P2 क्या है, P1 और P2 उस लिक्विड का, मान लिया कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में रखा गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर, तो उसका वेपर प्रेशर कितना पाया गया, P1, और हमने टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया, T2, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो गया, P2 हो गया। तो P1 और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ताप T1 और T2 पर द्रव के वाष्प दाब P1 और P2 है। यहाँ पर R क्या है,
आर क्या है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और डेल्टा एच वेपर या वाष्प कह लें, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। टेम्परेचर को T1 से T2 करने में कितना हीट हमने प्रोवाइड किया है, कितना उष्मा दिया है, वह क्या कहलाता है, वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हमने बता दिया कि जो वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को, दो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम देखते हैं क्या, तीसरा फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति भी वाष्प दाब को प्रभावित करती है। देखो, अगर किसी भी कंटेनर में हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव, कोई लिक्विड लेते हैं, अब उसमें हम क्या लेते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला लेते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो हम ये पाएंगे कि विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, जब हम शुद्ध विलायक में विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, अंतर अणुक स्थान, वो क्या होता है, उसके बीच में विलेय के अणु आ जाते हैं। इससे विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी काफी कम हो जाती है। तो वाष्प बनने की प्रक्रिया काफी कम हो जाएगी। वाष्प कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब तक ये शुद्ध विलायक था तो इसका वाष्प दाब अधिक था। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम कितना लें, P0। अब इसमें जब हमने विलेय पदार्थ सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट ने क्या किया, विलेय ने क्या किया, विलायक के अणुओं के बीच के खाली स्थान को ऑक्युपाई कर लिया, भर गया। अब यह विलयन सॉल्यूशन बन गया। तो हम ये पाएंगे कि इससे स्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई। लिक्विड मॉलिक्यूल अब एटमॉस्फेयर में कम स्केप करेंगे, कम बाहर जाएंगे। तो अब जो विलयन बनेगा उसमें वाष्प, वेपर कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लें, PS। अब विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाष्प दाब का अवनमन मिल जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। लोअरिंग ऑफ क्या मिलेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम क्या करें, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से इसको हम डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं जो वोलाटाइल लिक्विड है, इसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, यूरिया, फ्रुक्टोज, ये सब इसमें ऐड कर दें तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब तक ये सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, अब सॉल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर घट जाता है। क्यों कम हो जाता है, देखिए जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को ऑक्युपाई कर लेंगे, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की स्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में स्केप करेंगे, इससे क्या होगा, वेपोराइजेशन की फिनोमिनन कम हो जाएगी, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी। वेपोराइजेशन कम होगा, वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P- PS। अब इसमें P0 से डिवाइड कर देंगे, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब ये टर्म क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अरे वहां से चल रहा